So in the last lecture we have up to AC connected across a pure resistor और हमने देखा था there is no lead, no lag, both are sine waves, both EMF and current are sine waves. So now next topic is AC connected across a pure inductor. अगला टॉपिक है AC connected across a pure inductor. AC connected across a pure inductor. When I say pure inductor मतलब जो इंडक्टर कॉइल होगा उसका रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करना है, तो हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है. इस इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस आपने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया. एंड रिमेंबर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इज सोर्स ऑफ करंट, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1. और ये जो कॉइल है इसका इंडक्टेंस है L. करेक्ट. हमको फाइंड करना है इक्वेशन फॉर ईएमएफ. अगर आप ईएमएफ के इक्वेशन से स्टार्ट करते हो तो फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ करंट, और अगर आप करंट के इक्वेशन से स्टार्ट करते हो तो फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. तो यहाँ पे ये ईएमएफ एक ई सोर्स है, एसी सोर्स, अप्लाइड सोर्स, और क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और दिख रहा है ना साइन, साइन अल्टरनेटिंग करंट मतलब हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, हाफ साइकिल इज नेगेटिव. तो क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग है, तो जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है. सिंस करंट इज अल्टरनेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अल्टरनेटिंग, एंड सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अल्टरनेटिंग, फ्लक्स चेंजेस विद टाइम. और क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है तो वो फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो उसी कॉइल में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ. और दैट इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ ओरिजिनल ईएमएफ. उसको क्या बोलते हो, बैक ईएमएफ. क्या उसको बोलते हो, बैक ईएमएफ. तो फिर अगर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, समेशन ऑफ ई इक्वल टू 0. यहाँ पे दो ई है, एक है अप्लाइड ईएमएफ, एक है बैक ईएमएफ, ई बैक इक्वल टू 0. बट अगर आपको याद होगा, ई बैक मतलब इंड्यूस ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी. वेरी गुड. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, from equation number 2 and 3 you have E minus L di by dt equal to 0, and therefore you have E equal to L di by dt. So therefore E equal to L d dt of I है I0 sin omega t. तो E equal to L, I0 तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. तो ये आपको मिल गया ईएमएफ का इक्वेशन. तो ईएमएफ का पीक वैल्यू कब होगा, जब कॉस की वैल्यू पीक होगी, मतलब 1 होगी. तो इफ कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू 1, ई इक्वल टू ई0, देयरफॉर यहाँ लिखोगे आप ई0 इक्वल टू एल I0 ओमेगा, और इसकी वैल्यू 1. इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे, so therefore you will get E equal to E0 cos omega t, equation number 4. Equation number 1 is I equal to I0 sin omega t. Equation number 4 is E equal to E0 cos omega t. Cos कभी भी लीड करता है, तो कौन लीड कर रहा है, EMF. कौन लैग कर रहा है. तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बोथ EMF एंड करंट आर साइन वेव्स, क्योंकि साइन वेव ही तो है ये, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. So from equation number 1 and 5 we can say that EMF and current both are sine waves. EMF leads current by pi by 2. और अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो दो मेथड है, मैं बाद में आऊंगा फेजर डायग्राम पे, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दैट वी शुड नो इज लुक एट दिस इक्वेशन. E0 इक्वल टू L I0 ओमेगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ E0 बाय I0 इक्वल टू ओमेगा L. इसको लिख सकता हूँ E0 बाय √2 अपॉन इक्वल टू ओमेगा L. लेकिन ये क्या है, ERMS अपॉन IRMS इक्वल टू ओमेगा L. तो ERMS अपॉन IRMS हैज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर तो था ही नहीं,
तो यहाँ पे इंडक्टेंस ने एसी करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर किया उसको तुम बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL। तो XL has unit ohm and dimensions of resistance. This quantity is like resistance, but resistance offered by inductor to AC current. Then फिर अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो दो तरीके से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक तो जो स्टैंडर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ। तो ईएमएफ लीड कर रहा है तो आप ईएमएफ को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाओगे, तो यू विल शो इट ओवर हियर। और लैग कौन कर रहा है, करंट। तो ये आ गया आपका करंट का फेजर और ये आ गया आपके पास ईएमएफ का फेजर, और दोनों में एंगल कितना है, 90। या तो ऐसा शो करो या फिर अदरवाइज यू हैव वन मोर ऑप्शन, करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स कर दो कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो दिस इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट। पीक वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो लीड करता है वो 90 डिग्री में आगे होता है। तो लीड कौन कर रहा है, गुड, बराबर। तो या ये डायग्राम या ये डायग्राम, बोथ आर गुड, चलेगा। इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। किसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ईएमएफ वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम। टाइम या ओमेगा टी जो भी प्लॉट करो वो। करंट कौन सा वेव है, साइन वेव है, और ईएमएफ कौन सा वेव है, कॉस वेव है। लेकिन ईएमएफ का पीक वैल्यू करंट के पीक वैल्यू से ज्यादा होता है, तो ऐसा आएगा, दिस इज कॉस वेव। तो हो गया ग्राफ डन। तो जिनको नहीं पता, जब साइन 0 होता है कॉस होता है मैक्सिमम, जब साइन मैक्सिमम होता है कॉस होता है 0, फिर 0 तो नेगेटिव मैक्सिमम, फिर वापस 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर ऐसा चलता जाएगा। तो इसको कनेक्ट करना है और क्या, डन। यू जस्ट सपोज टू कनेक्ट दिस, हो गया खत्म। एक साइन वेव एक कॉस वेव, ज़्यादा क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास है एक एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर, एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। तो अगला टॉपिक है एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। तो दिस टाइम वी हैव अ सर्किट जिसमें हमारे पास ईएमएफ का सोर्स है, रेजिस्टेंस में कौन सा सोर्स है, ईएमएफ, इंडक्टेंस में कौन सा सोर्स है, करंट, फिर वापस से कौन सा सोर्स दिया, ईएमएफ। तो यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है किसका, ईएमएफ का, और आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक कैपेसिटर। तो you have connected a capacitor across source of EMF E equal to E0 sin omega t। इक्वेशन नंबर 1, ये कैपेसिटर का कैपेसिटी है C। देन ईएमएफ का इक्वेशन स्टार्ट करोगे तो किसका इक्वेशन चाहिए, करंट। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, राइट, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन यू मस्ट रिमेंबर दिस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, Q बाय V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे E। तो यहाँ पे Q क्या है, C इंटू E। तो Q क्या है, C इंटू E। लेकिन E क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता है, dQ बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो d dt ऑफ C E0 साइन ओमेगा टी। C E0 क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, साइन ओमेगा टी का। क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। तो I इक्वल टू C E0 कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, राइट। तो ये आ गया आपका सम इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलेंगे कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी,
जब cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इफ cos वैल्यू इज 1 देन करंट वैल्यू इज पीक वैल्यू, देयरफॉर I0 इक्वल टू CE0 ओमेगा। फिर यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर I इक्वल टू I0 cos ओमेगा t। कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, हमने I को लिखा I0, cos ओमेगा t को लिखा 1, तो क्या मिल गया I0 CE0 ओमेगा। तो CE0 ओमेगा क्या है, I0, तो I इक्वल टू I0 cos ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 बोथ, कौन बोथ, EMF एंड करंट आर साइन वेव। तो बोलोगे साइन कहाँ दिख रहा है, साइन है ना, यहाँ पे साइन है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो बोथ आर साइन वेव्स, करंट लीड्स, EMF लैग्स। और फिर ये जो इक्वेशन नंबर 3 था, यहां से भी आपको कुछ मिल सकता है। ये ऊपर का इक्वेशन, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मैं एक काम करता हूं, I0 को वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो E0 बाय I0, और ओमेगा सी को शिफ्ट कर देता हूं, तो 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं √2 से, ये आ जाएगा ERMS अपॉन IRMS। ERMS अपॉन IRMS इज लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो रेजिस्टेंस किसने ऑफर किया, कैपेसिटर ने। किसको ऑफर किया, AC करंट को, उसको क्या बोलते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर फेजर डायग्राम और उसके बाद ग्राफ। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, करंट। तो वापस इन दिस केस यहाँ पे तीन तीन टाइप के फेजर बन सकते हैं। ये Y आ गया, ये X आ गया। तो कौन लीड कर रहा है, करंट। या तो करंट को तुम यहां दिखा दो, अगर करंट को यहां दिखाते हो तो EMF विल गो हियर। नंबर 1, दिस इज नंबर 1, अप्रोच नंबर 1। ये EMF है, ये करंट है। अदरवाइज अप्रोच नंबर 2, दूसरा अप्रोच भी है। ओके, मेरे को दूसरे अप्रोच के लिए आई नीड मोर स्पेस। तो इन दिस केस तुम इसको ऐसा भी दिखा सकते थे, यू कुड हैव शोन I0 यहाँ पे, तो E0 यहाँ पे, ये भी सेम है। कौन लीड कर रहा है, करंट। कितने से, पाई बाई 2। और तीसरा अप्रोच भी है, ये I0 है, I0 है ना, यस। तो लीड कौन कर रहा है, करंट। तो ये कौन है, E0। E0 इज लैगिंग एंड I0 इज लीडिंग बाय पाई बाई 2। तो तीन तीन मेथड है, आई वुड प्रिफर दिस वन, वो सबसे सिंपल है, तो वो हम लोग यूज करेंगे, आगे जाके वो यूज करेंगे। फिर क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। इसका ग्राफ, करंट और EMF का। यहाँ पे EMF कौन सा वेव है, साइन वेव। और EMF का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है कि करंट का, EMF का। तो ये साइन वेव आ गया। और करंट कौन है, कॉस। तो जब साइन 0 तो कॉस मैक्सिमम, जब साइन मैक्सिमम तो कॉस 0। तो ऐसे पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लेना, देन जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट्स, डन। ये आ गया, ऐसा ग्राफ आएगा। गुड, डन। देन इसके बाद हम तीनों के तीनों एक साथ कनेक्ट कर देंगे, जो बन जाएगा LCR सर्किट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, उसको क्या बोलते हो, LCR सर्किट। तो अगला जो सर्किट है वो है LCR, दैट इज AC कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। तो यू हैव रजिस्टर ओवर हियर। ये बन गया LCR सर्किट। यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट कर दिया। वैसे इसमें तीन केसेस बनते हैं, एक एक करके बताऊंगा मैं, लेकिन ये E है, दिस इज सोर्स ऑफ अल्टरनेट EMF।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने एक सेल को, एक बैटरी को अक्रॉस 3 कंपोनेंट लगाया है, तो देयर इज सम ड्रॉप ऑफ ईएमएफ हियर, सम ड्रॉप ऑफ ईएमएफ हियर एंड सम ड्रॉप ऑफ ईएमएफ ओवर हियर। ये था इंडक्टर, ये था कैपेसिटर, ये था रजिस्टर। तो यहाँ पे ड्रॉप है ईएल, यहाँ पे ड्रॉप है ईसी, यहाँ पे ड्रॉप है ईआर। तो ई इक्वल टू ईसी प्लस ईएल प्लस ईआर नहीं लिखते आएगा, नहीं लिख सकते, राइट। वैसा नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, वो देखेंगे बाद में। तो ये पता होना चाहिए कि ई एल इज आई एक्स एल, ई आर इज आई आर एंड ई सी इज आई एक्स सी। तीनों में मैंने करंट आई लिखा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम। इसके बाद आप फेजर डायग्राम का हेल्प लेते हो, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सबसे पहले डायरेक्शन किसका फिक्स करते हो, करंट का, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता तो नो लीड नो लैग, राइट, करेक्ट। देन अगर ये इंडक्टिव होता, ईएमएफ लीड्स करंट लैग्स, अगर कैपेसिटिव होता तो करंट लीड्स एंड ईएमएफ लैग्स। तो ये क्या है, ई सी है, ये क्या है, ई आर है, एंड दिस इज ई एल। डेफिनेटली दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट आई। अब 3 केसेस बनते हैं। एक केस नंबर 1, ई एल इक्वल टू ई सी। ई एल इक्वल टू ई सी, तो ई एल और ई सी ने कर दिया कैंसिल, तो बचा कौन, रेजिस्टेंस। तो द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, नो लीड नो लैग। एक है जिसमें ई एल ग्रेटर देन ई सी है। अगर ई एल ग्रेटर देन ई सी हुआ तो ये वेक्टर छोटा है, दिस वेक्टर इज स्मॉलर। तो हम लोग एक ही केस डिस्कस करेंगे, दैट इज ई एल ग्रेटर देन ई सी। तो अगर ई एल ग्रेटर देन ई सी है तो ई एल माइनस ई सी जाएगा ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई एल। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट किसका, ई एल माइनस ई सी का। उल्टा लोगे, ई सी ग्रेटर देन ई एल लोगे तो रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, राइट, ई सी माइनस ई एल। लेकिन हमने ई एल माइनस ई सी लिया है तो ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। देन अब क्योंकि हमारा ई एल का काम हो गया, हमारा ई सी का भी काम हो गया, और करंट का फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, तो हमारे पास अभी बचे 2 ही वेक्टर, एक है ई एल माइनस ई सी और एक है ई आर। क्योंकि टोटल 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट का ईएमएफ देखना पड़ेगा हमको। 2 का तो रिजल्ट उन्होंने ले लिया, ई एल और ई सी का रिजल्ट आ गया, लेकिन ई आर कंसिडर किया था क्या, नहीं, तो अब कंसिडर करोगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा अलोंग डायगोनल, क्योंकि व्हेन यू हैव 2 वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन द रिजल्ट इज अलोंग डायगोनल। तो ये आ गया ई, ये है फाइनल ईएमएफ। और अगर आपको याद है, वापस से करंट डायरेक्शन दिखा दो, तो करंट डायरेक्शन यहाँ था। तो हु इज लीडिंग एंड हु इज लैगिंग, ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स, लेकिन एंगल बाय विच ईएमएफ लीड्स इज फाई। तो ये आ गया फाई। क्लियर, गुड। अब इसको अगर मैं सामने दिखा देता हूं चलेगा, यस ऑफ कोर्स चलेगा। तो यू कैन शो इट लाइक दिस आल्सो। तो ये आपके पास है, दिस इज ई एल माइनस ई सी। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, दिस इज अ ट्राइंगल। तो अगर आपका अच्छे से ध्यान होगा इस ट्राइंगल पे, यहाँ पे था ई आर, बराबर, यहाँ पे कौन था, ई एल माइनस ई सी, और ये था ई, और ये एंगल है फाई। दिस इज ई, दिस इज ई आर, दिस इज ई एल माइनस ई सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अंडर रूट बाद में ले लेंगे, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर, लेकिन ई आर इज आई आर, प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया दोनों में से, आई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये आई को बाहर निकाल लो, आई स्क्वायर को बाहर निकाल लो, रूट के आई आ जाएगा।
So therefore you have E equal to I अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेडेंस। इम्पेडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी बाय इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेडेंस। इम्पेडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी करंट बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो ये आ गया आपका इम्पेडेंस। यहाँ तक क्लियर? अब लीड लैग, लीड हो रहा है कि लैग हो रहा है, वो लीड लैग समझने के लिए हमको एक इम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। तो आपको एक इम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इम्पेडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हो? E इक्वल टू आई जेड, E इक्वल टू आई जेड था ना, ई आर क्या था? आई आर, और ये क्या था? एक्सएल माइनस एक्स सी, एक्सएल माइनस एक्स सी। गुड, सही है। मल्टीप्लाइड बाय आई है, ऑफ कोर्स आई तो है ही, आई तो रहेगा ही। फिर आई 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 मैं क्या करने वाला हूं? कैंसल, क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर तो वो निकाल दो, जस्ट रिमूव दैट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बचा? हाइपोटेन्यूज क्या है? इम्पेडेंस है। बाकी दो साइड्स क्या है? एक तो रिएक्टेंस है। भाई तो इसको रिएक्टेंस बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? रिएक्टेंस। नेट रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर का मिला के इस रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस है। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस है, और उसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? रिजल्टेंट कौन है? इम्पेडेंस। तो ट्रायंगल क्या बोलते हो? इम्पेडेंस ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो व्हाट इज tan ऑफ फाई? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बाय। गुड, डन, क्लियर यहां तक? हो गया। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। बराबर, इससे ज्यादा कुछ तो था नहीं, था क्या इससे ज्यादा कुछ? दैट्स द एंड ऑफ दिस। इसके बाद है एवरेज पावर, है ना? इसके बाद का टॉपिक एवरेज पावर का है ना। एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस इंडक्टेंस एंड अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड इन एलसीआर। पावर इन एसी सर्किट नाम है टॉपिक का, पावर इन एसी सर्किट्स। तो पहला कौन सा है? देखो पहला लिखा है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। तो तीनों टॉपिक बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है तीनों टॉपिक। एवरेज मतलब एवरेज, एवरेज का प्रोसेस मैंने कल भी बताया था आपको। तो एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस? एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का डेफिनेशन पता होना जरूरी है। E इंटू आई, है ना? ऑफकोर्स वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन वापिस से तुम फिर वर्क डन को लिखोगे ना प्रेशर, सॉरी पावर इनटू टाइम, तो वो नहीं, हमको डायरेक्ट यूज करना है। व्हाट इज पावर इन जनरल? E इंटू आई, ये जनरल है, ये डीसी के केस में है। एसी के केस में E क्या है? E0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में नो लीड नो लैग था, ईएमएफ और करंट बराबर E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी। तो P इक्वल टू E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन ये इंस्टंटेनियस है, ये एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे है। हमको इंस्टंटेनियस चाहिए कि फुल साइकिल पे एवरेज चाहिए? फुल साइकिल पे एवरेज चाहिए। रिमेंबर, पावर का हमको करना है एवरेज ओवर वन साइकिल। जब टी आ गया तो ये इंस्टंटेनियस है। इंस्टंटेनियस मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमको गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नहीं चाहिए, हमको कब चाहिए? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हो? व्हाट इज द एवरेज हियर? नोटेशन क्या यूज करते हो? पी एवरेज। व्हाट इज पी? E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं ओमेगा टी को थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस। और मैं जानबूझ के थीटा लिख रहा हूँ। मैंने आपको तभी भी बताया था कि आपके नोट्स में और टेक्स्ट बुक में ओमेगा टी लिखा है, इंटीग्रेट टी पे किया है, लेकिन उसमें एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, तो मैं इंटीग्रेट किस पे करूंगा? थीटा पे। ओमेगा टी पे करेंगे क्या? नहीं, किस पे करेंगे? थीटा पे। करना है तो टी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल नॉट प्रिफर टू डू दैट। तो E0 I0
इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो a0 I0 एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा। ये तो 2 पाई आता है, तो a0 I0 अपॉन 2 पाई। और अगर आपको याद होगा साइन स्क्वायर को आप लिखते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। और अगर आपको याद होगा जो अभी होना चाहिए, ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आता है 2 पाई। कितना आता है 2 पाई। श्योर, 100% श्योर, पक्का। 2 बाहर निकालने के बाद 2 पाई आता है। तो दैट इज द थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, क्योंकि ये जब तक तुम 2 बाहर नहीं निकालोगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ये करने के बाद जब आप इंटीग्रेट करते हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा ये 2 पाई आता है। भूलना नहीं, इसने तो 2 पाई कर दिया कैंसिल, E0 I0, E0 I0, E0 I0 नहीं होता, वो ERMS IRMS होता है, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है ERMS IRMS। तो वो कैसे आएगा, क्योंकि अभी तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे इक्वल टू E0 I0 टू 2 पाई और इंटीग्रेशन कितना है 2 पाई। 2 पाई हो गया कैंसल। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 बाय √2 I0 बाय √2। तो एवरेज पावर कितना आ गया ERMS इंटू IRMS। ये आ गया एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस। वैसे ही एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर और कैपेसिटर होता है 0। मैं एक सॉल्व करूंगा और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, मतलब अभी तो करना आपको ही है, एग्जाम तो आपका है। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर, एवरेज। और मैंने तभी बताया था आपको कि जिस केस में इंस्टंटेनियस पावर का इक्वेशन सेम हो, देखो इंस्टंटेनियस पावर इंडक्टर में I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या आ जाएगा I0 E0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये इंस्टंटेनियस किसका है, इंडक्टिव सर्किट का है। कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ उल्टा होता है, क्या होता है E0 साइन ओमेगा टी होता है और I0, लेकिन इक्वेशन तो सेम बना ना। तो जब इंस्टंटेनियस पावर सेम है और तुम्हारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है, 0 से 2 पाई ही तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो फिर एवरेज भी सेम आएगा। तो एवरेज भी सेम आएगा, तो फिर डबल डबल क्यों करना है फिर। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ विथ इंडक्टर ऑब्लिक कैपेसिटर। तो इस केस में इंस्टंटेनियस पावर आपको मिलेगा दोनों केस में E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फिर आप जब एवरेज करोगे तो E0 I0 बीइंग कांस्टेंट विल बी आउटसाइड साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम इंटीग्रेशन करते हैं टी पे नहीं थीटा पे, तो साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये आ जाएगा E0 I0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा। ये होता है 2 पाई E0 I0 बाय 2 पाई। अब प्रॉब्लम इसका है कि यहाँ पे डायरेक्टली होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर लेंगे 2। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्यों किया, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम साइन ऑफ 2 थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2 इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये बन जाता है 0। इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आता है 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल 0। फिर आ गया एवरेज पावर इन एलसीआर, एवरेज पावर इन एलसीआर। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एलसीआर, एसोसिएटेड विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर, मतलब LCR। अभी जो LCR सर्किट है इसमें 3 केसेस है। एक तो नो लीड नो लैग,
मतलब ईएमएफ इज ई0 साइन ओमेगा टी, करंट इज आल्सो आई0 साइन ओमेगा टी। एक है ईएमएफ लीड्स करंट लैग्स, राइट, और एक है करंट लीड्स एंड ईएमएफ लैग। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि चलो मान लेते हैं E इक्वल टू ई0 साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी या तो प्लस फाइव आएगा या तो माइनस फाइव आएगा। अगर करंट लीड कर गया तो प्लस फाइव। करंट लीड किसमें होता है, कैपेसिटिव। और अगर करंट लैग कर रहा है तो माइनस आ जाएगा। अगर फेज में जीरो हुआ तो रेजिस्टिव आ जाएगा। तो ऐसा आप लिखते हो। फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हो, E0 E इंटू आई, E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो यह आ जाता है आपके पास E0 I0 साइन ओमेगा टी, और ये साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्म, क्योंकि एक बार बीच में माइनस है एक बार बीच में प्लस है। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस या फिर माइनस, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास E0 I0 को तो बाहर ही रखो, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक काम करो, कॉस फाइव को भी बाहर रखो, क्योंकि कॉस फाइव क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट शुड बी ऑलवेज केप्ट आउटसाइड। फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो कॉस ऑफ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बराबर ना। E0 I0 कॉस फाइव बाहर, सही है। हाँ रुको रुको, आ रहा हूँ उस पर भी मैं। E0 I0 कॉस फाइव बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे टर्म में क्या है, साइन फाइव। तो कैसे कांस्टेंट निकाला, इंटीग्रेट करने के बाद। तो ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लो। तो एवरेज पावर इंटीग्रेशन, मैं सिर्फ एक स्टेप यहाँ चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप, बिकॉज आई एम थोड़ा सा लेजी। तो थोड़ा सा लेजी है तो फिर अच्छा है। ये क्या बन जाएगा, और इधर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, क्या आएगा, हाँ, साइन ओमेगा टी। बस उतना ही, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। फिर एवरेज के लिए, व्हाट इज एवरेज पावर, नहीं पहले E0 I0 बाहर, अंदर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। फिर दोनों टर्म का एवरेज अलग अलग से कर लेना, अलग अलग से कर लेना, बराबर। तो E0 I0 दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाइड। एवरेज लोगे पहले किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव का, प्लस माइनस एवरेज करोगे किसका, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव का। फिर यहाँ पे E0 I0, अब देखो पहले में से कौन कांस्टेंट, कॉस फाइव। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन कितना, 2 पाई। अभी तो पता है ना 2 पाई आता है, वापस देने की जरूरत है क्या मेरे को, वेरी गुड। साइन फाइव क्या होगा, आउटसाइड, अंदर कौन बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, कौन बचा, साइन ओमेगा टी मतलब थीटा कॉस ओमेगा टी मतलब थीटा अपॉन 2 पाई। लेकिन ये तो जीरो ही होता है कि नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है 0 to 2 पाई में। अभी देखा था, देखा था कि नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था कि नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा था कि नहीं, यस। और वो क्या आ गया था, जीरो। और ये भी तो किया है 2 पाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। वो 2 को भूलना नहीं। तुम लोग कर क्या रहे हो ना, तुम वो 2 को बार बार छोड़ देते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये बाई 2 को पहले ही बाहर निकाल लिया, बराबर। वो छोड़ दिया तो गए,
साथ में कौन है, cos फाई, और नीचे कौन था इधर, 2 पाई, और वो पूरा इंटीग्रेशन करने कितना आता है, 2 पाई, और 2 पाई हो गया कैंसल। और इस E0/2 को लिख दोगे E0/√2, I0/√2 cos ऑफ फाई। तो ये एवरेज पावर को मैं अभी बोल दूंगा PAVG, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, ERMS IRMS cos ऑफ फाई। इसको आप बोलते हो एपरेंट पावर, इसको आप बोलते हो पावर फैक्टर, और इस पूरे को बोलते हो ट्रू पावर। ट्रू पावर इज एवरेज पावर, दिस इज एपरेंट पावर, दिस इज पावर फैक्टर, राइट। इंटीग्रेशंस पे आई एक्सपेक्ट कि हमने इतनी बार और वेरी रिसेंटली थ्योरी कवर किया है, वेरी रिसेंटली, नॉट इवन 20 डेज आई गेस, 15 दिन ही हुए होंगे। तो ये तो अभी पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई याद होना चाहिए, 2 पाई/2 ये याद होना चाहिए। अब 2 पाई/2, तो 2 पाई हो गया कैंसल, और 2 दे दिया हमने बाहर, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है एलसी ऑसिलेशंस। और एलसी ऑसिलेशन बहुत सिंपल टॉपिक है। एलसी ऑसिलेशंस, फिर उसके बाद आएगा रेजोनेंट सर्किट एंड डन। देखो ऐसा है, एलसी मतलब हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर और सिर्फ एक कैपेसिटर है, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। So what we have here is a capacitor which is initially fully charged. तो इनिशियली वो क्या था, कंप्लीटली चार्ज था, और ऑफ कोर्स यहाँ पे की है, जब तक मैं की को क्लोज नहीं करता तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ पे इंडक्टिव कॉइल है विथ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ L, यहाँ पे कैपेसिटर है विथ कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ C, एंड इनिशियली दिस इज फुल्ली चार्ज्ड, राइट। The moment I close the key, current starts increasing, मतलब करंट स्टार्ट रनिंग। उससे पहले सिचुएशन क्या था, की क्लोज करने से पहले सिचुएशन क्या था, तो की को क्लोज करने से पहले सिचुएशन ये था कि देयर वाज नो करंट इन द इंडक्टर, सिंस देयर वाज नो करंट इन द इंडक्टर देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, तो ऑल द एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है हाफ CV स्क्वायर। अगर आपको चार्ज के टर्म में लिखना है तो Q²/2C, तो आपके ऊपर है, आप वैसा भी लिख सकते हो, यू कैन से इट इज Q²/2C। और यहाँ पे एनर्जी है 0, क्योंकि की है ओपन, की है ओपन तो करंट है नहीं, करंट है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। जैसे ही तुमने की को कर दिया क्लोज, तो ये कैपेसिटर का चार्ज जो है वो फ्लो होने लगेगा थ्रू इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। जैसे ये डिस्चार्ज होने लगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो एनर्जी कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसमें शिफ्ट हो जाएगा, किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी में। और अगर करंट इंटरमीडिएट करंट आए है, मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट करंट है आए, आप चाहिए तो आई कैपिटल ले लो, आपको बताना चाहिए क्या होता है हाफ LI²। तो जब करंट रन हो रहा है, करंट अभी तक मैक्सिमम हुआ नहीं है, राइट, पीक करंट आया नहीं, लेकिन इसका थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ LI²। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब कैपेसिटर कंप्लीटली हो जाएगा डिस्चार्ज, और जब कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज तो इस केस में यहाँ पे फ्लक्स इज मच मोर, तो यहाँ पे फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में अगर पीक करंट की मैं बात करूं, सपोज यहाँ पे जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो I0 है, तो एनर्जी स्टोर्ड हियर इज हाफ LI0² एंड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, और डेफिनेटली की इज क्लोज्ड।
फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा था, वो खुद के साथ ही लिंक था। whenever flux linked with a coil changes and EMF is induced, EMF इंड्यूस हो तो क्या इंड्यूस होता है, करंट। और ये EMF इंड्यूस, ये ओरिजिनल EMF को क्या होता है, अपोजिट। hence the current induced is opposite to that of original current, मतलब यहाँ पे एक बैक EMF जनरेट हुआ था, राइट, करेक्ट। तो वो बैक ईएमएफ या बैक करंट क्या करेगा, उल्टा प्रोसेस चालू कर देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी वापस से किस में कन्वर्ट करेगा, कैपेसिटर में। बट दिस टाइम पोलैरिटी हो जाएगा चेंज, जो प्लेट पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव। तो वापस से एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज यहाँ पे है, तो इट इज इन फुल्ली चार्ज कंडीशन Q²/2C। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता रहता है, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होके पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड खुद को लूज करके पूरा का पूरा कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो इसको बोलते हो एलसी ऑसिलेशंस। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है रेजोनेंट सर्किट्स। दो टाइप के सर्किट्स है रेजोनेंट, एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है पैरेलल रेजोनेंस, राइट। तो सीरीज रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ये है कि E=IZ, भूलना नहीं। तुम जब एसी सर्किट्स की बात करते हो ना, तो E=IZ ये भूलना ही नहीं होता, E=IZ। तो रेजोनेंट सर्किट में ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इन केस ऑफ रेजोनेंट सर्किट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, लेकिन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, E=IZ। तो यहां से I=E/Z। एक बार Z की वैल्यू अगर मिनिमम हो गई तो करंट होगा मैक्सिमम, और अगर Z की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो करंट हो जाएगा मिनिमम। इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो व्हेन the value of impedance is minimum, current is maximum. When the value of impedance is maximum, current is minimum. This situation is known as resonance. तो दो टाइप के रेजोनेंस है, एक है सीरीज रेजोनेंस और एक है पैरेलल रेजोनेंस। सिंपल है, E=IZ, बराबर, E=IZ। Z तो आपको पता ही है, I=E/Z, लेकिन व्हाट इज Z? √R² प्लस XL माइनस XC²। अब थोड़ा सा नंबर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अंडर रूट में सिर्फ अगर R² बचा तो दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस। क्यों? क्योंकि तुम अगर R² में कुछ ऐड करोगे, ऐड करना मतलब नंबर बड़ा होना, बराबर। रिमेंबर दिस। अगर मैं लिख रहा हूं 2 और लिख रहा हूं 2 प्लस समथिंग, तो बड़ा कौन सा? तो दैट इज द आइडिया। अगर यहाँ पे ये नंबर ही 0 हो गया, तो इफ XL = XC, तो Z क्या बचेगा? Z क्या बचेगा? R² का रूट, मतलब क्या बचेगा? R। मतलब Z पता क्या है? मिनिमम है, Z इज मिनिमम। ये ना था, अगर इंपेडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। तो फिर XL क्या था? ω/L, और ये क्या है? 1/ωc। तो ω² क्या आ गया? 1/LC। तो ओमेगा क्या आ गया? 1/√LC। तो ओमेगा इज 2πfr। fr क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस पे हो रहा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो? fr। 1/√LC। तो fr क्या आ गया? 1/2π√LC। और ये जो सीरीज रेजोनेंस है, इसमें होता क्या है? इंपेडेंस होता है मिनिमम, तो करंट होता है मैक्सिमम। यहाँ पे प्लॉट करोगे करंट, यहाँ पे प्लॉट करोगे फ्रीक्वेंसी, तो करंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम होगा, फिर वापस से नीचे। तो जैसे जैसे तुम ट्यूनिंग कर रहे हो, मतलब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब आती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आती है। फिर उसके बाद वापस से करंट क्या होता है? कम होता है। और ये सर्किट ऐसा है जो सिर्फ करंट एट रेजोनेंस को पास होने देता है, मतलब ओनली फ्रीक्वेंसी विच इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू
पास थ्रू, ऑल अदर आर ब्लॉक्ड। तो इसने एक ही फ्रीक्वेंसी को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोलते हो, एक्सेप्टर सर्किट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। और ये रेडियो का ट्यूनिंग करना यही तो होता है। तुम्हारे पास जो पुराने रेडियो थे ना, तुम ट्यून करते थे, ट्यून करते थे मतलब क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, बराबर। एक फ्रीक्वेंसी आया जहां पे इम्पेडेंस हो गया मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। सीरीज में क्या होता है, मिनिमम, तो क्या हो गया, मिनिमम। तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ओनली दैट करंट इज अलाउड टू पास थ्रू, hence it accepts only one current, that is what is called as acceptor circuit। Done। फिर क्या है, पैरेलल रेजोनेंस। दूसरा टाइप का है पैरेलल रेजोनेंस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इजी इजी पैरेलल। मतलब आपके पास यहाँ पे एल और सी, दे आर इन पैरेलल। यहाँ पे आर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एल और सी है। तो you have inductor, you have capacitor L, you have capacitor over here C, and then you have a source of EMF, alternating source AC source E। Another clear? पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम, तो आप लिख सकते हो EL इक्वल टू IL XL, बराबर, और EC इक्वल टू IC XC। लेकिन EL और EC आर सेम बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो IL इक्वल टू E अपॉन XL एंड IC इक्वल टू E अपॉन XC। ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट का क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो I क्या आएगा, IL प्लस IC नहीं आएगा, वो DC में होता है। यहाँ पे लीड लैग तुमको देखना पड़ता है, तो मैंने इसलिए बताया था दिस इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। हम नॉर्मली एक्स एक्सिस पे किसको फिक्स करते हैं, करंट, लेकिन यहाँ पे उल्टा करते हैं क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम है। अगर अगर सर्किट इंडक्टिव हुआ तो कौन लीड करता है, तो लैग कौन करता है, करंट। अगर कैपेसिटिव हुआ तो करंट लीड्स एंड, तो ये आ गया IC और ये आ गया IE, बराबर ना, IL। IC एंटी क्लॉकवाइज में आगे है क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। IL पीछे है क्योंकि ये लैग करता है। और मैंने वापस से एक कंडीशन लेना है यहाँ पे, वेयर IC इज ग्रेटर देन IL, IC इज ग्रेटर देन IL। तो डेफिनेटली एज यू कैन सी रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। और क्या आएगा रिजल्टेंट करंट, IC माइनस, तो जो हम I इक्वल टू IC प्लस IL लिख रहे थे वो वैसा नहीं आएगा, कैसा आएगा, IC माइनस IL। बट IC क्या है, E अपॉन XC, और ये क्या है, E अपॉन XL। तो I इक्वल टू E कॉमन 1/XC माइनस 1/XL। तो E बाय I, क्योंकि E बाय I क्या होता है, इम्पिडेंस, तो E बाय I इज 1/XC माइनस 1/XL। ये क्या है, इम्पिडेंस। पिछले केस में इम्पिडेंस हुआ था मिनिमम, तो करंट था मैक्सिमम। तो यहाँ पे इम्पिडेंस मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। इम्पिडेंस क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, ये क्या है, इम्पिडेंस, तो क्या होगा, मैक्सिमम। इम्पिडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। भूलो मत, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। आप बोल रहे हो कि पिछले केस में इंपेडेंस था मिनिमम, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंपेडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। मतलब 1/XC माइनस XL क्या होना चाहिए, 0। तो 1/XC माइनस 1/XL क्या होना चाहिए,
0, मतलब 1/XC इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/XL। तो XL इक्वल टू क्या होना चाहिए, XC, मतलब वही ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC। सिर्फ मैंने थ्योरी में थोड़ा एक्सटेंड करके बताया था। ये हमने यहीं पे पहले लिख दिया था 1/ओमेगा C, फिर वो आ गया था ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L। वही है, प्रोसेस वही है, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा था 1/1/ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L इक्वल टू 0। तो क्या आ गया ये, ओमेगा C इक्वल टू 1/ओमेगा है, तो वही इज द सेम थिंग। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, द वे यू राइट इट्स अप टू यू। तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, लेकिन ये रेजोनेंस पे हो रहा है तो 2πFR। तो 2πFR इक्वल टू 1/√LC। तो FR इक्वल टू 1/2π√LC। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये रिजेक्टर सर्किट है, ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को करता है रिजेक्ट, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को करता है अलाउ। तो ये ऐसा आता है। So it rejects only current corresponding to resonant frequency, and hence the circuit is known as rejector circuit. It is known as rejector circuit. So that is the end of AC circuits.